तो अभी जजमेंट क्या है सर? जजमेंट क्या है और उसका क्या इंपैक्ट होगा? तो इन्होंने क्या कहा, अश्विनी उपाध्याय जी ने, कि साहब सारे पुलिस स्टेशन, स्कूल, जितने सरकारी संस्थान हैं, सब जगह बोर्ड लगा दीजिए। झूठी शिकायत, झूठा कंप्लेंट, झूठी गवाही, झूठे डॉक्यूमेंट, ये सेक्शन में आपको 7 साल से उम्र कैद की सजा के प्रावधान है। और पुलिस स्टेशन में कोई आता है तो पहले ही अंडरटेकिंग ले लीजिए उससे, कंप्लेंट झूठ निकली तो ये सजा के लिए मैं बाइंडिंग रहूंगी। जैसा आपने आजकल देखा है कि जब एफिडेविट बनता है तो सेतु सेंटर पे उसमें नीचे एक क्लॉज लिखा रहता है कि मेरा अगर इसमें कुछ भी झूठ पाया जाता है तो आईपीसी 191, 192, 193, 199, 200 के तहत मैं सजा के अंदर रहूंगी। हाँ। तो उन्होंने कहा ये सब जगह कंपल्सरी कर दीजिए। तो सारे पुलिस स्टेशन में, सारे सरकारी दफ्तर में और बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी हर जगह यह अनिवार्य होगा। और इसके लिए तब यह होगा कि पुलिस भी कोई झूठा आरोप नहीं तैयार करेगा, झूठा एफिडेविट नहीं देगा शैलेंद्र नगर करके जैसा। हाँ, यस। अभी दूसरी चीज उन्होंने और एक अच्छा पॉइंट बोला। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत है, इनका कहना है सरकारी कानून बना इसके लिए। तो दूसरा एक पॉइंट ऐसा है कि उन्होंने सारे कोर्ट के लिए कंपलसरी करने को कहा है कि जब यह पाया जाता है किसी व्यक्ति ने झूठ बोला है, झूठी गवाही दी है, झूठी कंप्लेंट दी है, जो भी है, तो मेन सजा के साथ में यह सजा नहीं चलेगी, जो 7 साल है, जो भी उम्र कैद, जो भी सजा है, ये अलग चलेगी। ये सेपरेट कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 7 साल 1, 7 साल 2, 7 साल 3, ये ऐसी सजा चलेगी। आप ये डायरेक्शन दीजिए। अच्छा, इसका मतलब अगर आदित्य ठाकरे ने जो झूठा एफिडेविट दिया है, जिसमें वो पकड़ा गया है, उसका एज झूठा है, उसने एमएलए वाली बात छिपाई है, ये पकड़ा गया है, तो अब उससे बड़ा झूठा एफिडेविट है, उससे बड़ा क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे सीबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सब जुडिस है दिशा सालियान का। तो इसका मतलब है कि आदित्य ठाकरे को जो अब सुशांत और दिशा के मामले में जो कुछ भी सजा मिलेगी, उसके अलावा 7 साल की सजा मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, और 7 साल की 1 महीने भी सही है ना उसमें। रिया चक्रवर्ती ने जो झूठा कंप्लेन पहले दिया था, फिर वापस लिया था, फिर किया, ये बार बार किया ना, फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब उसका क्या होगा? या फिर वो सजा चले ना चले, वो जो झूठा कंप्लेन की सजा वो चलेगी ना, वो चलेगी ना। चक्रवर्ती का कोई रोल नहीं है मर्डर में, मान लीजिए एक बात मैं कह रहा हूं, नहीं वो केस अपना, वो अलग केस, वो अलग हो गया ना केस, मैं वही कह रहा हूं। हाँ, उसमें तो जो होना है वो अलग होगा। आपने जो झूठा मुकदमा दर्ज कराया वो इन द कोर्ट ऑफ लॉ प्रूव हो गया। अब प्रूव होने के बाद अब तो आपको सजा अनिवार्य है ना। हाँ है ना, उसमें 10 साल की सजा होनी चाहिए उसको। और इसके लिए सीजीआई ने कह दिया, सीजीआई ने क्या कहा फिर? तो सीजीआई का जो बेंच है, 3 जज बेंच था, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस निकाला और अप्रैल में हियरिंग रखा है। ये पिटीशन के ऊपर आपका क्या कहना है, लाकर एफिडेविट दो, क्या आप उस पर उपाय योजना कर रहे हैं, आप तो इसमें क्या सजेस्ट करना चाहते, क्या नहीं। तो अगर वो देते तो ठीक है। सरकार क्या कहेगी सर? सुनिए, हाँ ये अच्छा पॉइंट है। मैं आपको और एक बात बताता हूं, लॉ ऑलरेडी है इसमें। मतलब ये जो ने केस में बहुत बुरी तरह फंस गए अभी सभी डिसऑनेस्ट लोग। आप वो ये नहीं बोल सकते कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी करना क्या है, उसका मैंडेटरी गाइडलाइन। और आपको बता दूं, ये देश में इस मामले में सबसे बढ़िया अगर गाइडलाइन किसी ने दिया होगा
तो दिल्ली हाईकोर्ट के दो लैंडमार्क जजमेंट है जस्टिस जे आर मीणा के। एक है प्रोमिनेंट होटल का 2015 का, आपको नेट पे मिल जाएगा, दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी वर्सेस प्रोमिनेंट होटल, जस्टिस जे आर मीणा का है, 11 सितंबर 2015 का जजमेंट है। दूसरा जजमेंट है उसके एक साल पहले का, वो है एचएस बेदी का। इसमें इन्होंने जितने लोग हैं उन्होंने कहा कि अच्छे केसेस को, अच्छे जेन्युइन क्लेम्स को और ये पूरी सिस्टम को चोक करके रखा इन डिसऑनेस्ट लोगों ने, और उसमें उन्होंने डिसऑनेस्ट जज के ऊपर भी केस लॉ का प्रावधान बताया कार्रवाई का। तो उन्होंने कहा इसका सॉल्यूशन है, मतलब उन्होंने सिर्फ बोलकर नहीं रुक गए। हाँ, अच्छा, और एक बात है, एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे चुका है कि जहां जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह है ना, इसमें महिलाएं झूठा एफिडेविट अगर देते, महिला या हस्बैंड झूठा एफिडेविट देते, कोई भी पाया गया उसके ऊपर 340 सीआरपीसी जो अभी ना जो बीएनएस के सेक्शन है उसके तहत परजुरी का प्रोसिक्यूशन का उसमें क्लियर कर दिया है, मतलब उसमें मैंडेटरी हो गया। तो ये जो है ऐसी गाइडलाइन जो सबसे आज तक का बेस्ट गाइडलाइंस है ना, वो है वो एचएस बेदी का केस और ये प्रोमिनेंट होटल्स का केस। उसमें वकील, पुलिस, यहां तक मतलब सारे केस लॉ दिए, ऐसा भी नहीं, सारे केस लॉ, जो जजेस, यहां तक कि राष्ट्रपति ऑफिस के जो अधिकारी ने झूठे डॉक्यूमेंट बनाए थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया था, वहां तक के सारे केस लॉ का समरी बना के, लॉ बना के दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंडेटरी इस तरह से सारे जजेस ने ये स्क्रूटनी करने की। अब क्या होता मैं आपको बताता हूं। अब वो दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को टालम टोल करते रहते हैं कुछ जजेस। आज सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ने इसमें डायरेक्शन दे दिया सूर्यकांत जी ने कि अभी चलो इसमें आगे बढ़ो, तो अब उसको कोई टाल नहीं सकता है, वो लॉ ऑफ द लैंड हो जाएगा और उसका फिर वायलेशन कंटेंट में आ जाएगा, और उसको टालने की किसकी भी हिम्मत ही नहीं ना, टालेगा तो 6 महीना पहले जेल है, सेक्शन 2B 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में। और सीएस कर्नल के मामले में संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी रहेगा, हाईकोर्ट का जज भी रहेगा, अगर वो कंटेम्प्ट करेगा तो कोई भी कॉमन मैन आके सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एग्जामाइन इट। एक क्लियर लॉ बन चुका है। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि बाकी तो 498 हुआ या अन्य जो धारा है या कहीं भी एट्रोसिटी जो है कहीं पे हो रही है, उसमें अगर कोई झूठा एट्रोसिटीज का कोई आरोप लगता है तो वो उस पर संज्ञान लिया जाएगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई नीलेश जी कि क्या शैलेंद्र नगरकर या समीर मानखेड़े को फंसाने वाले जो ऑफिसर हैं वो सतर्क हो जाएंगे? वो शैलेंद्र नगरकर क्या अभी जो दूसरी हियरिंग होने वाली है उसके पहले कुछ उनकी आत्मा जगेगी, क्या होगा, या वो जेल जाएगा? क्योंकि वो उसका कंफर्म है। नहीं, तो अभी क्या माफी मांगा तो कंटेम्प्ट में माफी हो सकती है ना, ये आईपीसी के प्रोविजन में माफ करने का अधिकार कोर्ट को भी नहीं है।